सत्या सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, सत्या सर? I am from Andhra Pradesh, हाँ जी। but yeah, my schooling has been across. I mean, but yeah, I'm basically from Andhra Pradesh, and before joining Telangana project, I worked for government of AP also like for 6 years. राइट। उषा मैम, आप ओरिजिनली दिल्ली से ही हैं? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ, हाँ दिल्ली जी। को बिलोंग करती हूँ। बढ़िया मैम। आपका एक्चुअली मैं जैसे ये थोड़ा ढूंढ रहा था कि मुझे फाउंडेशनल लिटरेसी पे किसी से बात करनी थी जो कि थोड़ा जानकार हो। तो मैंने चेक किया तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि आप कितने अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही थी। थैंक यू सो काफ़ी मच। बढ़िया लगा। और आपकी सीवी में भी आपने उर्दू प्रोनाउंसिएशन के बारे में लिखा हुआ है। उर्दू में भी आपने पढ़ाई की हुई है मैम? नहीं, मैंने उर्दू में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने जो अपने करियर की शुरुआत की है वो राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल से की है, जो बल्ली मारान में है, हाँ हाँ। जहाँ गालिब की कोठी है, जी जहाँ गालिब रहते थे। जी तो उस गली से अपने करियर की शुरुआत की है, क्लास 1 को पढ़ाते हुए। तो बस वहीं से उर्दू जबान सीखी है, जी। और जो जबान में साफ पना है वो उसी स्कूल की देन है। लेकिन हाँ, मैंने जो उर्दू प्रमोशन एक इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो उर्दू प्रमोशन के लिए काम करती है, तो उनकी कुछ किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये काम किया उनके साथ, जी तब पता चला नून गुन्ना और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हिंदी से एकदम जुदा हैं या भारतीय भाषाओं से एकदम अलग है। जी। तो वहाँ थोड़ा बहुत जानकारी हासिल हुई है, लेकिन हाँ, उर्दू और हिंदी में बेसिक डिफरेंस केवल स्क्रिप्ट का है, बाकी जबान तो ऑलमोस्ट एक जैसी। हिंदुस्तानी कहे तो उसमें बहुत सारे शब्दों की जो आवाजाही है उसे आप रोक नहीं सकते हैं, जी तो जी इतना जी। सही काम है। बढ़िया मैम। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में आपने लिखा हुआ है, बच्चों से जुड़ी जिंदगी बच्चों को समर्पित। जी। ये ये इसका ओरिजिन कहाँ से है? मतलब आपने कैसे सोचा कि ठीक है, मुझे जो है अभी थोड़ा टीचिंग स्टार्ट करना है या फिर एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहना है? देखिए, अल्टीमेटली हम सब बच्चों की वजह से हैं, और हमें लगता है कि जो हमारा जो सोसाइटी के प्रति या नेशन के प्रति जो दायित्व है, उसका निर्वहन कर दे तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, और धर्म का अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन नहीं है। तो धर्म अपने आप में एक ड्यूटीफुलनेस है, और एक पावन चिंतनधारा ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में बहुत बड़ी, जिनका एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट चलता है, ऋषि कुशाला। जी तो वो है एजुकेट इंडिया रीबिल्ड इंडिया, जी और इस समय क्रॉस कंट्री उनके 18 सेंटर्स हैं, और लगभग 1,500 से ऊपर बच्चे वहां पढ़ते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं। जी। तो बस उनके साथ लगातार काम करते करते लगा कि बच्चों के लिए ही काम किया जाए तो बेहतर है। वो अल्टीमेटली इस पूरे नेशन के भी कर्णधार हैं, ये सिर्फ जार्गन नहीं है, ये हकीकत है। और बस वहीं से चीजें शुरू की हैं। बच्चों के साथ हमेशा से एक जुड़ाव रहा है, बड़ों से दोस्ती बहुत कम हो पाती है, बच्चों के साथ दोस्ती होती है। और जो बड़े बच्चे जैसे अच्छा अभी भी मौजूद है, तो उनसे भी दोस्ती हो जाती है। तो लगता है कि बच्चों के साथ काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। वो अभी उतना लर्निंग उनकी नहीं है उनके पास लर्निंग असेट है उनके पास। तो कई बार जब हम चीजों को सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजों को अनलर्न भी करना पड़ता है। तो अनलर्न का प्रोसेस बच्चों में बहुत जल्दी होता है, और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो बच्चों में बहुत जल्दी से नजर आते हैं। राइट। एक उम्र के बाद चीजों को बदलना और अपना पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम किसी का थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करते हैं। ये लगता है कि बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते हैं ज्यादातर सिचुएशंस में, हमेशा बड़े उनके लिए चीजें तय करते हैं। तो इसलिए लगा कि बच्चों में वो आवाज पैदा की जाए, वे प्रश्न भी पूछ सके, प्रश्न खड़े कर सके, सिर्फ जवाब देने के लिए उनकी जिंदगी नहीं बनी है। तो इसलिए बस ये लिहाज था कि बच्चों की वजह से हम हैं, बच्चे हैं तो टीचर है, टीचर है तो स्कूल है, स्कूल है तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो फिर SCRTs हैं, NCRT है, और शिक्षा मंत्रालय है। हाँ तो जी। अल्टीमेटली हम सब बच्चों से जुड़े हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए काम करना ज्यादा बेहतर मुझे लगता है, और मेरी पूरी जिंदगी उन्हीं के लिए है। इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप पे यही स्टेटस लिखा है, और मैं इसे पूरे दिल से निभाने की कोशिश करती हूँ। ये कोई शो ऑफ या फैशन नहीं है, ये हकीकत है जिंदगी की। और जब हम किसी चीज का कोई इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं
तो उसे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जिंदगी से काट दीजिए, हटा दीजिए, तो पता चलता है कि वो चीज आपकी जिंदगी में कितना मायने रखती है। तो इसलिए बस बच्चों के साथ, बच्चों के लिए काम करना ज्यादा पसंद है। काफी बढ़िया। तो बच्चों की मैगजीन निकालते निकालते उनसे और प्यार हो गया। जी। क्लास 1-2 की मैगजीन निकालती हूँ स्पेसिफिकली क्लास 1-2 के बच्चों के लिए, फिर की बच्चों की। उसके साथ मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, मैंने भी ग्रो किया है। तो बच्चों की दुनिया उतनी सरल लगती है लेकिन है नहीं, बहुत जटिल दुनिया है उनकी। उनके अपने बहुत चीजें हैं जो उनको प्रभावित करती है, उनके सोचने के तरीके, उनके रहने सहने के तरीके को प्रभावित करती है, जिसकी बातचीत शायद किसी एजुकेशन फोरम पे उस लिहाज से, उस बड़े पैनल पे नहीं हो पाती है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि पहले हमारे हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, लेकिन एजुकेशन की गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि एजुकेशन तो स्कूल से बाहर भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। जी, जी। तो बस इसलिए, और अगर बच्चे मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो उनका बहुत बहुत आभार। काफी अच्छा लगा मैम सुन के। Sir, we would like to know about your journey as well, because as I see, you are pass out from BITS Pilani, right? And then you have decided that okay, you want to do something about education and things related to education. So tell us something about yourself, sir, and your journey. Sure. By qualification, I am an engineer, computer science engineer, Yes. but I always had this interest to do something in school education. So during my first job itself, I used to attend these startup festivals, etc. So and I also did a course called Social Entrepreneurship Outlook Program. So through that course, I got to meet so many social entrepreneurs who are working in education sector. So then I started doing weekend projects like visiting schools, understanding the current challenges, if I can play any role in that, something like that. And in one of the startup festivals, I got opportunity to capture my dream of there is an incubator called Dreamin. So that is Dream Incubator for the startup festival at Bangalore. So then I said I have a dream where children should be able to progress in whatever they decide in life. I mean, at least in our states, if you see, there are more engineers and doctors. Uh, and even for engineers, if you go to tier 2 towns, there are so many colleges and universities, but they won't be having any extracurricular. All they might have is percentage or nothing. So then I said, whereas when I saw in my university bids where I get to do, like, I got to do what I feel like doing, and also gain that confidence in being successful in life by following your heart. So then my dream got selected, and they gave me mentors to articulate, create a plan to pilot this idea and all. That's how I started up in education sector. To keep it short, that actually helped me realize, my startup experience also helped me realize, I mean, we should start much earlier than at higher education level. That's when I was looking for opportunities in school education, when I got an opportunity to volunteer with school education department of government of Andhra Pradesh right after bifurcation. So yeah, so I started my journey as a volunteer in the department, and eventually in 5 months I got opportunity to take up a full-time role. There was a notification then for lateral recruitment, and I got selected. So coming from technology background, I started with what can we do in school education sector leveraging technology? How can we help? So that's how the journey started. It was fairly simple. I have got really good bureaucrats above me who were able to guide me. So in the first 2-3 months itself, we created a 3-year plan for leveraging technology in school education. Basically, technology for student learning, technology for teacher professional development, and technology for management. These are the three streams that we picked up, and we started multiple pilots. Great. So after 2 years of the journey, that's when I actually got that confidence to get into real learning elements. Till then, it was mostly technology because I was being always seen as a technology person in the department, within the government as well. So that's when I realized we should do more. I mean, especially Usha ma'am will know it better. Across the country, we have this challenge of multi-grade teaching at early grades.
So we used to do a lot of school visits, and we realized what are we talking about, you know, using technology if there are like schools where there is just one classroom with 5 different classes kids sitting with one teacher, or few places even no teacher. So that's when we were doing this brainstorming exercise on what can we try. So we did multiple pilots as so there is a school called Rishi Valley in Andhra Pradesh. So we took their help and we created you know, a project called Ala Ananda Lahari Abhyasana, which is activity based learning. Mm. So where kids are divided into 4 different groups: self learning, peer learning, and then teacher support. So we saw some success in that. So that's when uh, we were like really struggling to, you know, crack this at scale, right? So there are if you see in states like AP, Telangana, 80% of primary schools have multi-grade teaching. Mm. So that's when we thought we should take this problem in different ways, try to solve it. So because some systemic challenges like giving adequate number of teachers or doing school consolidation, they have political constraints. So while we continue to pursue that, we thought we should explore more and more options to, you know, remedial kind of interventions, or you know, trying different pedagogies. So that's when we are doing pilots, and then we finally landed up. Even NEP also helped us to think through, right, to talk more about foundational learning than truly a remedial program. So remedial program starts for much higher grades. Mhm. That's when this whole thinking of FLN started within our team, and I think now it is realized in the new state also where I'm working in Telangana. So now our focus and energy is totally on this FLN project. Yeah, I mean, in short, that's how I got into school education. Though my education background has been totally different, but somehow I was able to create my career path following my passion. Right. सत्या जी, क्वाइट अ फैसिनेटिंग जर्नी. एंड बिल्कुल आप भी मतलब समथिंग ड्राइव्स यू फॉर एजुकेशन, दैट इज व्हाई यू आर देयर. आपका बैकग्राउंड इज टेक्निकल, बट देन यू आर स्टिल डूइंग दैट. सत्या जी, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप अभी खुद यू आर द स्टेट लीड फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी मिशन, करेक्ट? Yes, जी in Telangana. जी जी जी. तो एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी? Yeah. So I think it's fairly explained in both NEP as well as the recent Government of India guidelines of Samagra Shiksha. So in a way, it's basically like kids of grade 1 to 3 able to attain their grade level competency in both language and math. So in simple terms, that's all it is about. So I mean, we shouldn't get it confused with any other remedial program. It's basically achieving universal foundational learning by 2025. I mean, even the next generations or next year, kids should be able to like, you know, learn what they're supposed to learn in that particular grade. So yeah, I mean, one can argue that there are already textbooks, and why are we still not able to achieve this? I think probably in course of our discussion we can get into details. I think it's not a single dimension challenge. I mean, there are a lot of system constraints as well, like I was mentioning about multi-grade teaching. So yeah, I think we should take a multi-dimensional approach. That's what we have been trying to do in Telangana. If you give me some more time, probably I can take this up right away. Like the approach that we are following here is so we have 4 pillars. We call them pillars, wherein our whole design is built on that. So to start with, it's goal setting, and then TLM, and then capacity building, and then monitoring. So our entire design is based on these 4 pillars that we you know, imagined will help. So in fact, in Telangana, we did a detailed diagnostic in 5 of the districts, wherein we interviewed over 100 stakeholders to understand why is it not working, even though, especially if you take the case of Telangana, there are textbook revisions done multiple times after the NCERT's framework, and also
even if you come to language, right? In Telugu, Telangana government, after bifurcation 4 years back, they revised the textbooks and they are now following a different pedagogy called Pada Paddhati, which is not really directly starting from letters. So the teaching starts with words, commonly used words which kids can relate to in their day-to-day life. So there are such changes that are already done in the system, and state is already moving forward, but still we don't see that in outcomes. उषा मैम, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में अभी सत्ता सर ने थोड़ा एक्सप्लेन किया, आप खुद अभी एनसीईआरटी के साथ काम कर रही हैं, तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी का टेक इस चीज को लेके या फिर आपका टेक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को लेके क्या है? तो जो सत्या जी ने बात की है उसी बात में मैं अपनी बात जोड़ती हूँ, और एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे क्या कर रही है और किस दिशा में काम कर रही है उसके बारे में मैं अपना अनुभव, अपना काम साझा कर रही हूँ। 2005 में हम सभी जानते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसी में ये चिंता जताई गई थी कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या बच्चे पढ़ने में पिछड़ जाते हैं, और जबकि हम ये जानते हैं हम सभी कि जो पढ़ना है वो एक बुनियादी जरूरत है। जैसे भाषा की अपनी कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे बोलना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है। तो उसमें से जब बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल आने से पहले पहले उनके पास अपनी लैंग्वेज का एक असेट, एक पूंजी होती है। तो ये भाषाई पूंजी उनके पास होती है, भाषाई पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। जिन कम्युनिटीज में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है या जिन परिवारों में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है, बच्चे पढ़ना लिखना विद्यालय में आने के बाद ही पहली बार सीखते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं वो बताती हैं कि बच्चे जिस लेवल पे उन्हें पढ़ना आना चाहिए वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और इसके कई कारण हो सकते हैं। ये दोष पूरी तरह से ना तो बच्चों का है, ना टीचर्स का है, ना स्कूल का है। सिस्टम में उस चीजें बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट नहीं हो पा रही थी। तो एनसीएफ 2005 में पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम बच्चों के पढ़ने और लिखने के प्रति ज्यादा चिंतित, ज्यादा सरोकार हम दिखा पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2007 में रीडिंग डेवलपमेंट सेल स्टैब्लिश हुआ 2007 में। और उस सेल का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है, जो सेल बना है, तो उसने पूरे देश को साथ लेकर चलने की बात की है। और उसमें ये ऑब्जेक्टिव रखे गए थे कि हम जो रीडिंग राइटिंग है, जो शुरुआती वर्षों में होता है, वो पढ़ना, बच्चे पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं, इसके बारे में एक बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। रीडिंग राइटिंग को लेकर जो नुआंसेस हैं उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। और जब हम बच्चों के पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो पढ़ना लिखना तब संभव हो पाएगा कि जब उनके पास रीडिंग मटेरियल, रीडिंग जो सामग्री है, पढ़ने की सामग्री है, वो भी उपलब्ध हो पाए। और तो इसलिए रीडिंग डेवलपमेंट सेल ने एक साथ कई मोर्चों पे काम करना शुरू किया। और एनसीईआरटी जिस तरह से पढ़ने लिखने की बात करती है वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। उस प्रोग्रेसिव अप्रोच में ये बात मुख्य तौर पे समझ आ रही थी हमें कि पढ़ना जो है वो एक अर्थ से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। और जब हम अलग अलग राज्यों में पढ़ना लिखना देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे जो स्कूल हैं, स्टेट्स हैं या टीचर्स हैं, वो वर्णमाला से शुरुआत करते हैं पढ़ने लिखने की, कि पहले वर्णमाला आ जाए, पहले बच्चे अक्षर सीख लें, फिर 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ लें जिसमें मात्रा नहीं है, फिर 3 अक्षर वाले शब्द जिसमें मात्रा नहीं है, फिर मात्रा वाले शब्द सीखें। तो इस तरह से, यानी कि हम उस भवन के निर्माण की बात करें जिसमें ईंट दर ईंट हम ऊपर लगाते चलते हैं। तो ये समझ में आया कि वर्ण का तो अपना कोई अर्थ नहीं है, और बच्चे जब अक्षरों से परिचित नहीं होते हैं तो भी उनका रीडिंग का ओरिएंटेशन होता है अगर उनके आसपास, उनके परिवेश में वो पढ़ने लिखने का या प्रिंट अवेलेबल है। इसके बहुत सारे उदाहरण बच्चों की जिंदगी से मिल रहे थे कि बहुत छोटा बच्चा जो अभी स्कूल नहीं गया है, 3 साल का, 3.5 साल का बच्चा, और जब अपने घर के किसी सदस्य के साथ बाजार जाता है या दुकान पे जाता है या आसपास कुछ लिखा हुआ दिखता है तो उसे पढ़ने की कोशिश करता है कि अपनी पसंद का वो बिस्किट का पैकेट पहचानता है, या अपनी पसंद का वो चॉकलेट पहचानता है, टॉफी पहचानता है, या फिर जो लिखा हुआ है कि ये तो मिठाई की दुकान है, या फिर ये तो टेलीफोन की दुकान है। तो बच्चे अभी न तो टेलीफोन के टी से परिचित हैं, ना चॉकलेट के सी से परिचित हैं, ना बिस्किट के बी से परिचित हैं। लेकिन ये सारे बच्चे अपने अपने लेवल पर अपने अपनी पसंद की चीजों को पहचान लेते हैं और एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो एक बड़ा व्यक्ति जिस तरह से एक चॉकलेट के रैपर की तरफ देखेगा या चॉकलेट देखा या चीजों की तरफ देखेगा, बच्चों का देखने का नजरिया कुछ और होता है।
तो फिर धीरे धीरे ये बात और समझ में आने लगी कि जो पूरा इमर्जेंट लिटरेसी का पर्सपेक्टिव है, वो ये पर्सपेक्टिव ये कहता है कि बच्चे जिस तरह से सुनना बोलना सीख गए हैं, वो परिवेश में चीजें मौजूद हैं, ठीक वैसे ही अगर परिवेश बच्चों को मिलता है पढ़ने लिखने का, तो बच्चे पढ़ना लिखना भी ठीक वैसे ही सीख जाते हैं जैसे उन्होंने सुनना बोलना सीख लिया है। तो इमर्जेंट लिटरेसी का जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो ये बताता है कि ये जो रीडिंग राइटिंग है, अगर इसे वो परिवेश, वो माहौल मिले, एनवायरमेंट मिले, तो ये चीजें इमर्ज करती हैं, और जो इमर्ज हो रही है चीज वो बहुत नेचुरल है, वो एक नेचुरल प्रोसेस की तरह है। तो अब हम जब इस प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हम एक मीनिंगफुल टेक्स्ट के साथ भी पढ़ने लिखने की शुरुआत कर सकते हैं, तो फिर हमने एक मथुरा पायलट प्रोजेक्ट किया। मथुरा पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ 2007 में, और 2007 से लेकर 2013 तक ये मथुरा पायलट प्रोजेक्ट चला है। तो जहाँ पर लगभग 1200 टीचर्स थे हमारे साथ, और 561 स्कूल थे हमारे पास, और ये ग्रामीण देहाती इलाका है जहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे और उनके टीचर्स के साथ ये काम किया है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग लगातार होती रही, और उसमें हम रीडिंग की बात, चिल्ड्रंस लिटरेचर की बात, लैंग्वेज की बात की, लैंग्वेज को भी हम कैसे समझें कि सिर्फ लैंग्वेज एक विचारों और भावों के व्यक्ति का माध्यम है, या लैंग्वेज हमारी अपनी जिंदगी में बहुत घनिष्ठ तौर से जुड़ा हुआ है। हम कुछ सोचते हैं तो भी वह भाषा में होता है, हम कुछ कहते हैं तो भी वह किसी भाषा में, हम सोचते हैं, अब कह नहीं रहे लेकिन सोच रहे हैं, वो भी किसी भाषा में है, अपने ही काम का आकलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, ये भी भाषा में होता है। तो भाषा के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शंस को भी हम टीचर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि लैंग्वेज के प्रति एक क्लियर कट आइडिया मिले, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि भाषा क्या है और भाषा के काम क्या है। और उसमें ये जो हम भाषाई कुशलताओं की बात करते हैं, ये कोई सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं है। मथुरा पायलट प्रोजेक्ट के जरिए हम रीडिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है और इमर्जेंट लिटरेसी का जो पर्सपेक्टिव है, हम उसे साथ लेकर आए, और फिर एक पायलट प्रोजेक्ट किया कि हम जिस तरह से पढ़ने लिखने की बात को सोच रहे हैं, उसे फील्ड में हम कैसे स्टैब्लिश करें। तो इसलिए मथुरा पायलट प्रोजेक्ट किया गया, और वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग, फिर उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उनके रिफ्रेशर प्रोग्राम, और उनके क्लासरूम प्रोसेस को ही एनालाइज करना, मॉनिटरिंग करना, और फिर 2013 में एंटम सर्वे रिपोर्ट भी हम लेकर आए हैं। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस जो नजर आया वो ये आया कि हम जब 2007 में इसकी बात कर रहे थे, तो लगा बच्चे साफ मना कर देते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, और ये बात किसी बच्चे के मुंह से सुनना बहुत तकलीफ देह है, कि जब कोई बच्चा ये कह दे कि मुझे पढ़ना नहीं आता, जब वो अपनी भाषा में बोलते हैं, मुंह पे पढ़ना ना आवे, ठीक है, तो लगता है कि हम बड़े फेल हो रहे हैं कहीं। और जब 2013 में है तो बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, और ये स्ट्रैटेजीज बच्चे बच्चे निर्भर करता है। तो चाइल्ड टू चाइल्ड ये जो स्ट्रैटेजीज हैं रीडिंग की, ये डिफर करती हैं। तो अब बच्चे कॉन्फिडेंट है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ बहुत ही सलीके से पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। तो ये भी बात हमने इसी दौरान 2008 में बहुत सारा जो रिसोर्स मटेरियल था, जो टीचर्स के लिए जरूरी था पढ़ने लिखने के बारे में, वो हमने बनाया, चाहे वो पढ़ने की समझ, हमारा ट्रेनिंग मैनुअल है, या पढ़ना सिखाने की शुरुआत, या फिर पढ़ने की दहलीज पर, या फिर रीडिंग फॉर मीनिंग, ये, और लिखने की शुरुआत, एक संवाद। तो ये ऐसे कुछ प्रकाशन रहे जो टीचर्स के लिए थे, टीचर एजुकेटर्स के लिए थे। बच्चों के लिए हमने बरखा सीरीज डेवलप की है, जो ग्रेडी रीडिंग सीरीज है, जिसके 4 लेवल हैं, और बच्चों की दुनिया से जुड़े हुए 5 थीम्स हैं, जिसके इर्द गिर्द कहानियां बुनी गई हैं, और ये बच्चे उनमें ही अपने अपने आप को भी देख सकते हैं, और बहुत ही मामूली चीजें जो बच्चों के लिए बहुत मायने रखती हैं, चाहे वो खेल खिलौने हैं, या रिश्ते हैं, या फिर बाजा बजाना है, वाद्य यंत्र है, या खाने पीने की चीजें हैं। तो उन सब थीम से जुड़े हुए बरखा सीरीज की 40 किताबें ग्रेडेड रीडिंग सीरीज डेवलप की गई, और उसी क्रम में फिर की बच्चों की भी डेवलप की गई थी, जो हम ये सोच रहे थे कि एक रेगुलर इंटरवल पे बच्चों को कुछ नया पढ़ने के लिए मिले। और फिर की बच्चों की जो चिल्ड्रंस मैगजीन है, ये इसमें केवल बड़े ही नहीं लिखते हैं, बल्कि बच्चों का भी अपना एक स्पेस मौजूद है। चाहे वो जो भी ड्राइंग बनाते हैं, जो वो सोचते हैं अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, अपने पालतू पशुओं के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, बारिश के बारे में, कागज की नाव के बारे में, या फिर ट्रेन को देखते हैं, एरोप्लेन को देखते हैं, तो उनकी दुनिया में जितने भी बातें शामिल हैं, जो अनुभव हैं,
और वो जैसा महसूस करते हैं, तो उन सबको भी इस मैगजीन के जरिए स्थान देने की कोशिश की। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए है, तो बच्चे एक अच्छे एक इफेक्टिव रीडर बन सके और एक इंडिपेंडेंट राइटर बन सके, ये स्पेस मैगजीन प्रोवाइड करती है। तो अब तक का जो एनसीईआरटी का काम है वो यही है कि स्टेज तक हम जो रीडिंग राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग है, जो सही अंडरस्टैंडिंग है, वो लेके जाएं और बच्चों के पढ़ना लिखना सीखने में मदद कर सके। तो अब जो हम नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, इससे पहले वो अर्ली लिटरेसी था, फिर उसके बाद वो आईएसएलपी बना, इंटीग्रेटेड स्कूल लैंग्वेज प्रोग्राम बना, और अब जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करता है। तो ये फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी बेसिकली बच्चे शुरुआती वर्षों में पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं, भाषा कैसे सीखते हैं और गणित का इस्तेमाल कैसे करते हैं, या प्री नंबर कॉन्सेप्ट, ये जो गणित है उसे अपनी जिंदगी में कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, इन सब के बारे में ही है। तो फाउंडेशन लिटरेसी, और जैसे पॉलिसी कहती है कि फाउंडेशनल ईयर है 5 इयर्स के, जिसमें 3 साल हम प्री स्कूल की बात करते हैं और 2 साल हम क्लास 1 क्लास 2 की बात करते हैं, और उसके बाद हम प्रिपरेटरी स्टेज की बात करते हैं 3 4 5। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके आने पर हम पहली बार ईसीसी पे इतना ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी जो एनसीईआरटी लगातार काम कर रहा है इस अर्ली लिटरेसी प्रोग्राम के तहत, या रीडिंग डेवलपमेंट सेल के तहत, या इंटीग्रेटेड स्कूल लैंग्वेज प्रोग्राम के तहत, क्योंकि जब समग्र शिक्षा आया, सब शिक्षा अभियान के बाद, तो फिर इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, इंटीग्रेटेड स्कूल लैंग्वेज प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स प्रोग्राम हुआ है। काम हमारा वही है कि ये बता पाना और पूरी रिसर्च के तौर पे बता पाना कि बच्चे पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं, उनकी जिंदगी में पढ़ना लिखना की जरूरत महसूस कराना बहुत जरूरी है। और हम एक सार्थक सामग्री से पढ़ने लिखने की शुरुआत करें तो बच्चे धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। जो प्रिंट अपने आसपास देखते हैं, जो लिखा हुआ अपने आसपास देखते हैं, वो महज एक तस्वीर है बच्चों के लिए। ठीक वैसे ही जैसे वो कहीं आम छपा हुआ देखते हैं, या पेड़ छपा हुआ देखते हैं, चश्मा छपा हुआ देखते हैं, ठीक वैसे ही किताब शब्द छपा हुआ देखते हैं, तो उनके लिए वही चीज है। तो वो जो एक न्यूरोलिंग्विस्टिकल एस्पेक्ट है लर्निंग में, रीडिंग राइटिंग में, तो उस पर भी लगातार काम हुआ, और ये समझने की कोशिश की गई कि बच्चे जितना ज्यादा प्रिंट से गुजरेंगे, प्रिंट को जितना ज्यादा देखेंगे, धीरे धीरे, और जब उसके साथ एक आवाज सुनिश्चित हो जाती है, एक खास तरह की लिखी हुई आकृति के साथ एक खास तरह की आवाज एसोसिएट होती है, जिसे हम कहते हैं साउंड सिंबल एसोसिएशन, तो बच्चे धीरे धीरे ये अंदाजा लगाना शुरू कर लेते हैं, अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये लिखा गया होगा। तो अगर हम मान लीजिए कि कोरियन स्क्रिप्ट में हम अपना नाम लिखा हुआ देखें, तो पता चलता है कि इसमें सिर्फ कुछ बॉक्स बने हुए हैं और इस बॉक्स का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जो वो व्यक्ति जो कोरिया भाषा जानता है, वो स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा और वो बता देंगे कि ये लिखा है प्रोफेसर उषा शर्मा। जब कोरिया के साथ भी कुछ काम हुआ था, तो सबसे पहले बच्चों की तरह मेरे मन में भी ये चाहत थी, अच्छा मेरा नाम लिखकर बताइए कि मेरा नाम कोरियन स्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चे पढ़ना लिखना, किताब की दुनिया में दाखिल होने से पहले अपना नाम पढ़ना, अपना नाम लिखना, और अपना नाम लिखा हुआ है तो उसे पढ़ना, ये उनकी चाहत रहती है। ठीक वैसी चाहत मेरे मन में भी थी, अच्छा कोरियन स्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है, तो उन्होंने लिख के दिखाया। अब मेरे लिए वो एक स्क्रिप्ट जो है वो चित्र है, अब बस मैं उस चित्र को कॉपी करती हूँ और फिर उसे देखती हूँ, अच्छा कोरियन स्क्रिप्ट में मुझे लिए नाम लिखना आ गया। तो बच्चे आमतौर पे एक टीचर के मन में ये बात रहती है कि बच्चे जब तक कुछ पढ़ लिखना ना जाए, पढ़ना ना सीख लें, तब तक किताब देना बेकार है। हमने इसी अवधारणा को तोड़ने की कोशिश की है, बल्कि किताब ही उन्हें पढ़ने लिखने में मदद करती है। तो एनसीईआरटी का यही स्टैंड है कि हम जब फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करें, तो हमारा बेसिक जो फोकस है वो रीडिंग राइटिंग पर है, लेकिन इसमें ओरल लैंग्वेज इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा के जरिए हम पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, और उसी तरह से हम बहुत सारी जो रिसोर्स मटेरियल है, पढ़ने लिखने की सामग्री है, उसका होना बहुत जरूरी है, उसका कक्षा में इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। एक किताब कैसे पढ़ी जाती है, एक किताब कैसे खोली जाती है, एक किताब के पन्ने कैसे पलटे जाते हैं, तो ये जो पढ़ने की बारीकियां हैं, ये जो रीडिंग राइटिंग के बिहेवियर्स हैं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस हम कर रहे हैं लगातार, और यही बात हम स्टेट तक भी लेके जा रहे हैं। निष्ठा एलिमेंट्री हुआ है, उसमें भी हमने ये बात की है, और अब हम आगे भी एफएलएन के लिए टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें, जैसे सत्य जी ने 4 पिलर्स की बात की है, जो वो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और वो रीडिंग रिसोर्स मटेरियल डेवलप करना है, असेसमेंट है, तो ये सारे प्रोसेस हम कर रहे हैं इस समय काउंसिल में। बढ़िया। इस पे अभी जो काम चल रहा है मैम,
हम जो खुद यहाँ पे जैसे नॉर्मली हमारा जो रिसर्च होता है हम इंटरनेट पे चेक करते हैं कि ठीक है क्या चल रहा है, हम चेक जितना मिलता है सामने उतना ही है। लेकिन ये सारी जो अंदर की चीजें हैं जैसे सत्या सर ने भी बताई या फिर आप जो अभी बता रहे हैं, इसका कुछ आइडिया हमें होता ही नहीं है कि क्या चल रहा है ऑन ग्राउंड। तो हमें अभी पता मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि आप लोग बिहाइंड द सीन्स क्या काम कर रहे हो। सत्या सर, आप जो अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल अभी काम कर रहे हो, एनईपी में ये लिखा हुआ है कि 2025 तक एक बेसिक यूनिवर्सल फाउंडेशन फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो 2025 तक हमें अटेन करना है। ठीक है, तो has your organization in some way defined any milestones कि ठीक है अभी इन्होंने एनईपी में तो ये चीज लिखी हुई है एंड ऐसा लेके चलते कि ओके वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस और हमें ये करना है 2025 तक ये ऑब्जेक्टिव मीट करना है कि एक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है ये अचीव करनी है सारे प्राइमरी स्कूल्स में 2025। तो इस चीज को लेके आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोई माइलस्टोन्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं? Yeah, so essentially you're talking about the roadmap to achieve Right. universal FLN by 2025. Yes, I can take the example of Telangana. So my organization as such is working with 11 different states on this project, Wow. but I am closely working with Telangana, so I can definitely talk about Telangana in detail. Right. So if we talk about Telangana, right? So unfortunately, COVID hit is there. So the primary schools are not even open this academic year. So the current thinking is the next academic year, that is 21-22. In this academic year, though at a statewide level, all primary schools will start the FLN mission. While we do that, we are planning to do there are 33 districts in Telangana. So in one block in each district, we are planning to try a more innovative model, which is designed on these 4 pillars. So here, while we do that, we also want to evaluate. The first, this academic year 21-22, the evaluation will be more on process, but next academic year it will be more on even outcome level evaluation. So the reason why we are doing is this is to like learn from this at a smaller scale. We learn to improve the design for the entire state, though entire state mission is starting this year. So at least that is our plan so far. So next academic year we are starting full state rollout, but wherein we are trying a different model in 33 mandals, and we learn from that to incorporate from the very next year in a statewide plan. For instance, if we take this TLM pillar, so what happens inside the classroom is actually what end of the day matters, and that changes everything, right? Right. So there are multiple programs that are done not just in Telangana but in many other states like 3R or ABC testing, all of that. Wherein I mean even Asar NAS, everywhere we clearly saw that not every child is at same level. So every child is at different level. So the I mean something that we are testing at this 33 block scale right now is um, group level teaching. So we'll equip teacher with how to address this multi-grade as well as multi-level issue in the single classroom that he or she is teaching, by dividing kids into different groups based on their level. And then the material also, apart from textbook, in addition to that, a teacher handbook and student workbook, wherein teacher will be getting support on how to address this varied level. I mean, including the lesson plans to how to plan that 90 minutes. For instance, if you're talking about 90 minutes for language and 90 minutes for math, so how to plan precisely what will happen in the first 15 minutes with what group. So that is something that we are trying to test at scale in the first academic year.
while the whole state plan will still remain, wherein there will be support given to teachers and students with this additional material. But here we want to closely watch and understand where we need that improvement, right? So that's why we took this approach. So as I was saying, when we say universal foundation learning by 2025, that doesn't mean you are filling that gap for these 3 years. That is like at a system level, finding the solution to ensure that in subsequent years, foundation learning is achieved for every new kid that comes to school. Got it. Right, I got it. तो इसमें सत्ता आपको पूछना चाह रहे थे, जैसे अभी स्टेट वाइड आप रोल आउट करोगे, आपके जो प्लान्स आपने अभी जो बताए, आप जैसे रोल आउट करोगे तो बेसिकली वहां पे टच पॉइंट्स आपके कौन से होंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड करना इज अ टोटली डिफरेंट गेम, करेक्ट, टोटली डिफरेंट बॉल गेम. तो आपने अभी पूरा प्लान तो बना दिया, ठीक है, कि मेरे पास ये प्लान है, एंड जैसे आपने कहा कि ये जो चैलेंजेस है, मल्टी ग्रेड चैलेंजेस, मल्टी लेवल वाले चैलेंजेस, उसका भी आपने एक एक स्टडी करके आपने एक उस चीज को भी एड्रेस कर दिया, उसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया. नाउ ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन आपको इसका करना है, एंड तेलंगाना में भी काफी सारे इंटीरियर्स में देयर विल बी मेनी स्कूल्स, काफी स्कूल्स ऐसे होंगे जो इंटीरियर्स में हैं, एंड टीचर्स आर नॉट वेरी वेल अडेप्ट विद टेक्नोलॉजी, या फिर उतने हम कह सकते हैं कि उतने स्मार्ट टीचर्स नहीं है, उनको थोड़ा जो है टाइम लगता है इन चीजों को समझने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए. तो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए हु आर योर टच पॉइंट्स करेंटली? आप किसको जाके मिलते हैं कि ठीक है अभी ये चीज हम लोग ने डिवाइस की हुई है, ये प्लान है, अभी इसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, तो whom do you go and meet in such a scenario? So when I say this plan is not entirely like our organization plan. This is like co-created with the government itself. So like I was mentioning, we did a diagnostic in the last year, wherein we interviewed people at all levels, including teachers at a cluster level officers, and then at a block level officer, district level and state level. So this is like co-created by taking everyone's in the whole chain, right, from state to school, taking everyone's opinion and views and their challenges in day-to-day classroom transaction into account. So one thing I would like to probably reiterate or point out from what you mentioned is like teachers are not so great, but I believe that it's more than teacher, it's the environment, right? I mean, imagine if I talk about Telangana, 84% of schools here have multi-grade teaching. So there are 5 different grade kids, but there is like either 1 or 2 teacher, or there are also schools with no teacher, which are just being run by Vidya volunteers. So in that situation, it's not just about teaching, it's also about taking it. So there is no school head or school HM also. So they have to take all administrative aspect, they have to deal with the parents, they have to deal their day-to-day works, as well as the different level kids in the classroom. So I mean, it's not really right to blame the teacher directly. So it's for us to understand what is it that we can do to support the teacher who is at that sitting, right? So yeah, so that's where all this additional material that you give, or additional trainings that you do, or this additional people who can help them. Like for instance, there is someone called a cluster complex headmaster. So across almost all the states, there is this complex HM. Typically, I mean, if you talk about Telangana, there are around like 2,500 complexes, and there is a complex HM wherein the primary school teachers meet on a monthly basis or bi-monthly to talk about best practices within that cluster, or the challenges, or to solve their challenges in the classroom. So by their role, this cluster HM also has to visit schools every month, observe the classrooms, and then suggest various measures that the particular teacher can take to improve student learning in the classroom. So
yeah, when we talk about capacity building, we are not just talking about like building the capacity of the teacher in the classroom, but also these other human resources that are available in this chain, like cluster HM or the cluster resource person or the block education officer. How can he or she support the schools in that block? So Right. all of this, right? Apart from this, also the monitoring, I mean, at a state level or district level, what are they monitoring on? So if you see, one greatest challenge in our education system in India is everyone understands that we have to complete syllabus, Mm. but there is very little focus on what a student is actually learning until you go to board exam, right? Right. So for a grade 3 student, the same block education officer or DO still ask if the syllabus is complete. But how do we change that to, whether children are able to, like ma'am was mentioning, able to read what Right. they're supposed to read in that grade, or able to do the basic mathematic operations that they're supposed to do. So Right. that is something, that narrative is something that we have to change. So that's why we call it goal setting, where, Right. wherein everyone in this, from state to school, understands what is it that we are trying to achieve in this, and like focus their energies on that, than what usually typically like SCRT calendar or academic calendars talk about, like you should finish this much of syllabus by this month. Mhm. So NCRT has also been playing very great role in this by defining learning outcomes and bringing that outcome focused thinking. जी. Yeah. So I got this. आपने जैसे कहा कि it's not just the teacher that we can hold accountable, it's the environment that we build, and also we need to take care of the whole machinery. It's not just the teacher that we should be focusing upon. The complete machinery, जहाँ जहाँ पे accountability lie करता है, वहाँ वहाँ पे we have to hold them accountable for all this, for looking after each level, each next level, right? Yeah. जी. उषा मैम, और एक चैलेंज जो अभी मैं काफी टीचर्स से सुन रहा हूँ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने मेंशन किया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को जो है उनके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए. ठीक है, लोकल लैंग्वेज एंड मदर टंग, ये दो टर्म्स वो यूज करते हैं. ठीक है, तो इस चीज को स्पेसिफिकली समझो, अगर आप एक मेट्रो सिटी में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो काफी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. तो इस चैलेंज को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाए कि कौन सा लोकल लैंग्वेज है, कैसे डिफाइन किया जाए कि कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ताकि लर्निंग आउटकम जो है वो बेस्ट हो. और इसी बात को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी एड्रेस करने की कोशिश कर रही है. अगर हमने बहुत गौर से शिक्षक वाला हिस्सा देखा होगा, जहां वो टीचर्स की ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, तो वे फोकस करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल हों. इसका सबसे बड़ा फायदा उन कम्युनिटीज के जो स्कूल हैं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मिलेगा. जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र का हम एग्जाम्पल लेते हैं, चिकलधरा एक ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ बच्चों के साथ थोड़ा बहुत काम किया और टीचर्स के साथ काम किया बेसिकली, तो ये पता चला कि हम ये मान के चलते कि जो बच्चा महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी जानता होगा. जबकि चिकलधरा, जब मेमना गांव है, जो उनका ट्राइबल बेल्ट का गांव है मेमना गांव, तो वहाँ की भाषा कोरकू है. अब हम इसमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कोरकू भाषा लोकल लैंग्वेज है या फिर मदर टंग है या फिर रीजनल लैंग्वेज है. मेरे लिए कोरकू भाषा नेशनल लैंग्वेज है. जो मेरे नेशन में लैंग्वेज बोली जाती है वो नेशनल लैंग्वेज है. अब लेकिन इसका एक जो पेडागोजिकल इशू है, पेडागोजिकल एस्पेक्ट है, उसे समझने की जरूरत है. जब हम ये बात करते हैं कि बच्चा मदर टंग में पढ़ाई करे, उससे उसका पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है, चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ये बात बिल्कुल सही है. और कोरकू भाषी बच्चों के साथ जब बातचीत हुई और उनके क्लासरूम में जाके देखा, तो जैसे सत्य जी ने बात की है कि मल्टी लेवल टीचिंग होती है, तो उसी में छोटा सा उनका प्राइमरी स्कूल है. बच्चे मराठी नहीं जानते इतना अच्छा जितना अच्छा वो हिंदी जानते हैं. और ये हिंदी भी इसलिए जानते हैं क्योंकि हिंदी सिनेमा है, हिंदी का बॉलीवुड है, हिंदी के गाने हैं, हिंदी की फिल्में हैं, और तो हिंदी वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जबकि मराठी वो उतना अच्छा नहीं जानते हैं.
जब हम एक और गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे हिंदी जानते हैं, कोरकू भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कोरकू उतनी अच्छी नहीं जानते हैं। तो ये जो गैप है, क्योंकि टीचर कोरकू कम्युनिटी से नहीं आ रहा है, टीचर तो अमरावती से होंगे, नागपुर से होंगे, जो मराठी जानते हैं, और जब बच्चों को वहां पढ़ाना है तो वो धीरे धीरे बच्चों के साथ रहकर उनकी लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो जब हम मदर टंग की बात करते हैं तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये बच्चा तय करता है कि उसकी मदर टंग क्या है। अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा भाषाओं के संपर्क में अगर बच्चा रहता है और इसका परिवेश उसके पास है, तो उसकी एक से ज्यादा मातृभाषाएं हो सकती हैं, और वो ये तय करेगा कि मेरी मातृभाषा क्या है, मैं किस भाषा में सोचता हूँ या सोचती हूँ। और एक से ज्यादा मातृभाषाओं में उसका सोचना हो सकता है। और जब हम लोकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिटी में हो सकता है कि मेमना गांव में रहने वाला एक बच्चा ये कहे कि मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी है और कोरकू है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है वो कोरकू है, वो हिंदी नहीं है। हिंदी तो उसने सीख ली है, और हिंदी उसने एक्वायर कर ली है, अर्जित कर ली है, और परिवेश में मौजूद है, इसलिए हम उसे लगातार सीखते चले गए। लेकिन जो पूरा आइडिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वो बहुत वाजिब है कि बच्चे जिस भाषाओं के परिवेश से आते हैं, अगर उन्हें उनकी भाषा में ही गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है या पढ़ने का मौका मिलता है, तो बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा भाषा को नाम देना उसमें न पढ़ते हुए कि ये एक लोकल लैंग्वेज है या फिर मदर टंग है या फिर रीजनल लैंग्वेज है, ये L1 है, L2 है, L3 है। अब एक खास तौर पे ये सोचने की कोशिश की जाए कि अगर उस बच्चे की जगह हम हैं और मैं उस एनवायरनमेंट में रहती हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश का लेते हैं तो निमाड़ी मेरी भाषा है, मैं घर में निमाड़ी बोलती हूँ या बारेली बोलती हूँ। तो अब निमाड़ी भाषा भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और जो खड़ी बोली है वो भी अच्छे से जानती हूँ, और चूंकि मैं एफएम भी सुनती हूँ इसलिए अंग्रेजी के कुछ शब्द मेरी भाषा में शामिल हो गए हैं। तो लोकल लैंग्वेज तो निमाड़ी है, लेकिन बच्चे की मातृभाषा एक से ज्यादा हो सकती है, निमाड़ी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, खड़ी बोली जिसे हम कह रहे हैं, और अंग्रेजी भी ये भाषा हो सकती है। तो ये बहुत ही बारीक बारीक से डिफरेंस हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस की तरफ देखें तो हमें कुल मिला के वही बात समझ में आती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे जिस भाषा को जानते हैं उसी में उनका पढ़ना लिखना बेहतर हो सकता है। तो लोकल लैंग्वेज अलग हो सकती है, बच्चे की मदर टंग अलग हो सकती है, उसकी रीजनल लैंग्वेज अलग हो सकती है, और ये सब चीजें एक भी हो सकती हैं कि जो लोकल लैंग्वेज है वो मदर टंग भी है, और जो मदर टंग है वो रीजनल लैंग्वेज भी है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अल्टीमेटली ये बच्चा है जो डिसाइड करता है कि उसकी मदर टंग कौन सी है, और बच्चे ही बता सकते हैं कि वे कौन सी भाषा में ज्यादा बेहतर तरीके से बोलना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। क्योंकि भाषा जहाँ चीजों को समझने का माध्यम है, वही भाषा अपनी उस समझ को अभिव्यक्त करने का भी माध्यम बनती है। इसलिए लोकल लैंग्वेज मदर टंग में बहुत बारीक अंतर हो सकता है, लेकिन ये अंतर सिर्फ बच्चे ही बता सकते हैं कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है कोरकू, क्या कोरकू उनकी मातृभाषा बन पाई या नहीं बन पाई। क्योंकि जिस भाषा में बच्चे ज्यादा बोलते हैं, सुनते हैं, भाषा सुनने से ज्यादा अच्छे तरीके से हम अर्जित करते चले जाते हैं। तो इसलिए निर्भर करता है कि किस भाषा का कितना परिवेश हमारे आसपास मौजूद है। जितना समृद्ध भाषा का परिवेश होगा तो एक से ज्यादा भाषाएं हमारी मातृभाषा बनती चली जाएंगी। यानी कि एक ऐसी भाषा जिसमें मैं सोचती हूँ, एक ऐसी भाषा जिसमें मैं सुनकर समझ लेती हूँ, एक ऐसी भाषा जिसमें मैं अपने आप को अभिव्यक्त करती हूँ, भले मेरी लोकल लैंग्वेज कोई और हो। जी मैम, अभी ये जो डिस्टिंक्शन आपने बताया, और मतलब कैसे ये सब चीजें सेम भी हो सकती हैं, ये भी मुझे समझ में आ गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये क्लास में यूज होगा, ठीक है, तो आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं इसको अगर सही नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि एनसीईआरटी भी सोच रहा है कि इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए क्लासेस में, किस तरीके से, क्योंकि टीचर्स को ये पॉसिबिलिटी कम है कि 4 लैंग्वेजेस आए, 3 लैंग्वेजेस आए। कभी कभी ऐसे भी होगा कि उनको सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस आ रही हैं, और बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, राइट। तो जैसे अभी समझो कि क्लास में मुझे पता चल रहा है, मैं एक क्लास टीचर हूँ, मुझे क्लास में पता चल रहा है कि 80% बच्चे जो हैं वो हिंदी सही तरीके से जानते हैं, 20% बच्चे जो हैं
वो मराठी सही तरीके से जानते हैं। तो अभी ये जो अप्रोच होना चाहिए टीचर का वो ये होना चाहिए कि सिर्फ हिंदी को मतलब सिर्फ हिंदी के साथ आगे न बढ़ते हुए अगर उनको हिंदी मराठी थोड़ा चीज़ों को फ्लूइड रखें, जिस हिसाब से सामने वाले को समझ में आता है उस हिसाब से उस चीज़ को डालें और यूज़ करें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक भाषा हम लोग ने डिसाइड कर ली कि ये रीजनल लैंग्वेज है तो सिर्फ उसी भाषा में सिखाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्विच करना पड़ेगा, राइट? क्या यही अप्रोच सही रहेगा मैम? जी। और जो आपने सवाल पूछा है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब कभी भी हम बहुभाषिकता की बात करते हैं या मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली बात यही आती है कि मेरी क्लास में जितनी भाषा बोलने वाले बच्चे मौजूद हैं उतनी भाषाएं मुझे आनी चाहिए। ये संभव नहीं है, राइट। ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। Right. बहुभाषिकता का जो पूरा आइडिया है, जो पूरा विचार है, वो ये कहता है कि उस मल्टीलिंगुअलिज्म को, यानी कि जो बहुभाषाएं हैं, उसका पढ़ने लिखने में हम कैसे इस्तेमाल करें। अगर हम मान लीजिए कि हम गणित की बात कर रहे हैं और बच्चे कोरकू भाषा में ही समझते हैं और टीचर को कोरकू भाषा नहीं आती क्योंकि टीचर उस कम्युनिटी की नहीं है और ये टीचर के लिए संभव भी नहीं है। लेकिन अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जिस भाषा में बच्चे समझते हैं वहां तक तो वो कैसे पहुंचे। तो ऐसे ये काम हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आने से बहुत साल पहले से भी लगातार कर रहे हैं, जब से एनसीएफ 2005 बना है, जहां बहुभाषिकता की बात भी आई है। और वो बार बार यही बात कहती है रूपरेखा कि बहुभाषिकता को अब एक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करें। तो एक से ज्यादा भाषाएं जानना, एक से ज्यादा भाषाओं में पढ़ाना, ये बहुभाषिकता उस लिहाज से नहीं है। बहुभाषिकता का मतलब ये एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले, समझने वाले बच्चे मेरी क्लास में मौजूद हैं, उनकी भाषा को मैं कैसे एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करूं। तो एक जो क्रिएटिव टीचर है, जो सच में बाय बर्थ एक टीचर है, तो वो धीरे धीरे बच्चों की जो भाषाएं हैं उन्हें एक्वायर करना शुरू कर लेंगे। मान लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा देखो ये कहानी है और हमने चित्रों के सहारे कहानी पढ़ दी, एक छोटा सा एग्जांपल है, और ये हमने झारखंड में भी किया है। झारखंड में जब हम काम कर रहे थे तो एक वर्कशॉप में उनकी जो बरखा सीरीज है वो 7 भाषाओं में हमने अडेप्ट की है। तो अब वही कहानी हिंदी में है। एक मेरी फेवरेट कहानी है मिठाई। तो उसमें एक गधे को कुछ मीठा खाने का मन करता है और उसके दोस्त हैं उसे तरह तरह की चीजें खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन गधा मना कर देता है। तो अब कहानी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यही है कि हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। भालू ने कहा शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने कहा आम खा लो, गधे ने मना कर दिया। अब हम आते बिल्ली की तस्वीर पर। अब हम यहाँ रोक के पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ कि ये बिल्ली ये क्या कह देगी। अब मैं तो जानती हूँ हिंदी, ठीक है, कोरकू भाषी बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं, उस लिहाज से एक दो बच्चे नहीं जानते हैं। तो अब मुझे पता चल जाता है बच्चों के फेस से कि मेरी बात नहीं समझ पाए हैं। तो मैं फिर जो कोरकू जानने वाले बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो हिंदी जानते हैं, कोरकू भी जानते हैं, अच्छा ये इस बात को हम कोरकू में कैसे कहेंगे। तो अब बच्चा मेरे ही सवाल को कोरकू भाषा में बोल रहा है कि अच्छा बताओ बिल्ली क्या कहेगी। अब ये साथ बैठने वाले नंदू को पता चल जाता है कि टीचर अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है या पूछ क्या रही है। वे कोरकू में ही उसका जवाब देते हैं। तो फिर मैं पूछूंगी अच्छा ये जो बात आपने कही उसने कोरकू में कही, अच्छा इस बात को हम हिंदी में कैसे कहेंगे। तो ये जिज्ञासा है, ये एक टीचर की जिज्ञासा है कि जिस बात को मैं हिंदी में कह रही हूँ इस बात को कोरकू भाषा में। तो मेरी क्लास में अगर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो सबको ये मौका मिलता है कि सब उस बात को अपनी अपनी भाषा में कहें। तो कहानी जैसे खत्म होती तो एक टीचर के तौर पे मेरी जिम्मेदारी बनती, मैं कहूँ अच्छा ये कहानी तो हमने सुन ली, इस कहानी को आप अपनी दादी को कैसे सुनाओगे। तो जब ये कहानी सुनानी हुई है तो दादी को हम तो कोरकू में सुनाएंगे। तो बच्चे अब कोरकू भाषा या जो उनकी अपनी भाषाएं हैं, बस बच्चों की भाषाओं को, तरह तरह की भाषाओं को क्लासरूम में जगह देने और बहुभाषिकता को संबोधित करने का जरिया है। आप देखिएगा धीरे धीरे टीचर एक साथ कई भाषाओं के शब्द कैप्चर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो जरूरत है। तो जब जरूरत होती है तो हम धीरे धीरे लैंग्वेज को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। और हम पहली बार जब बच्चों के बीच में आए हैं तो हम कोरकू सुनते हैं, कोरकू सुनते सुनते हम धीरे धीरे कोरकू के बहुत सारे शब्द एक्वायर कर लेते हैं और फिर हम कोड मिक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अपनी बात कहने के लिए एक ही सेंटेंस में एक शब्द कोरकू का होगा, एक शब्द
हिंदी का होगा, सॉरी। तो इस तरह से कोड मिक्सिंग भी वहां पर होती है। और धीरे धीरे ऐसा एक वक्त आता है कि जब कोड स्विचिंग करते हैं, जो बात मुझे अभी हिंदी में कहनी है उस बात को मैं कोरकू में भी समझा देती हूँ। तो धीरे धीरे इस तरह से हम जो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं हम उन्हें संबोधित कर सकते हैं। और यही एक टीचर के लिए फिजिबल भी है, व्यवहारिक भी यही है। वो जिस कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे या जिस कम्युनिटी में वो रहकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली सहज स्वाभाविक रूप से उस भाषा को एक्वायर करते चले जाएंगे। फिर होता यह है कि हमें समझ में आता है कि अच्छा, मेरी भाषा में या जो टारगेट लैंग्वेज है जो हिंदी है, और वो कोई भी भाषा हो सकती है, मराठी हो सकती है, तो मराठी में इस चीज को ये कहते हैं, लेकिन कोरकू में इस चीज के लिए ये शब्द है। तो धीरे धीरे वो जो कंट्रास्टिव एनालिसिस है, ये जो व्यतिरेकी विश्लेषण है भाषाओं के बीच का, कहाँ समानता है कहाँ अंतर है, तो टीचर धीरे धीरे वो सब चीजें जानने लगते हैं और प्रिकॉशंस लेने लगते हैं कि मुझे ये बात कैसे कम्युनिकेट करनी, कहीं सामने वाले बच्चे जो जो कोरकू भाषा के हैं वे इस बात को कहीं गलत मतलब न ले लें। तो इस तरह से धीरे धीरे जो मल्टीलिंगुअलिज्म का पूरा मामला है उसे हम एड्रेस कर सकते हैं। तो आपने ये जो अभी एक नया पर्सपेक्टिव दिया या फिर जो सोल्यूशन आपने अभी सजेस्ट किया मैम, अभी थोड़ा फिजिबल लग रहा है। इसको मैं थोड़ा समराइज करना चाहूँगा। हम वी आर टेकिंग अ बेसिक प्रीमाइस, हम ये प्रीमाइस लेके चल रहे हैं कि बच्चों को अगर उनके मदर टंग में सिखाया जाए, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाए, तो बच्चा काफ़ी अच्छी तरीके से सीखता है। ये हमारा बेसिक प्रीमाइस है। और इसको हम लोग को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सारे टीचर्स को सारे लैंग्वेज आने की पॉसिबिलिटी कम है, ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन द अप्रोच शुड बी कि वी शुड बी यूजिंग लैंग्वेज एज अ रिसोर्स, एज अ टूल। हम लोग लैंग्वेज को एज अ टूल यूज करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ पीयर लर्निंग। तो जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प करेंगे। कभी कभी टीचर बताएगी कि आप उनको बताओ हिंदी में या फिर कोरकू में, और बच्चे जो हैं एक दूसरे के जो शब्द हैं लैंग्वेजेस के वो भी समझेंगे और पीयर लर्निंग भी इससे होगा। तो लैंग्वेज को हिंड्रेंस न लेते हुए वी हैव टू टेक इट एज अ टूल, एक जरिया जिससे बच्चा जो है वो और बेहतर तरीके से समझ सके। क्या मैंने सही तरीके से समराइज किया इस चीज को? जी बिल्कुल। सत्या सर, आपका व्हाट इज योर टेक ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म? I think like ma'am was rightly pointing it out that the issue is there in almost every state. Even if you take Telangana, if you go towards the border districts like Adilabad, so there are tribal blocks where there is this issue. So, and through Samagra Shiksha, Government of India has been supporting all states to work on multilingual material and also for building the capacity of teachers for that. So I can talk about my experience from AP also. Even there, Samagra Shiksha Office created multilingual textbooks for teachers to be able to address this issue in those small tribal pockets. There are also multiple organizations, NGOs that are supporting this cause, like after school programs for them, etc. But yeah, I totally agree with whatever ma'am was saying, and I think in the grassroots also, that is one typical challenge in the blocks, especially where there are these pockets, tribal pockets. सत्या सर, आपको और एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि टीचर्स को जो है थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना जरूरी होगा, ठीक है? अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग आउटकम्स वाला ऑब्जेक्टिव है थ्रू मल्टीलिंगुअलिज्म, अगर इसको अटेन करना है तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना जरूरी होगा, थोड़ा सोचना जरूरी होगा कि इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और खुद के लिए पॉजिटिवली कैसे यूज किया जाए। So what is it that we can do so that we can, incentivize the teachers so that the teachers remain motivated enough? We want the teachers to remain motivated throughout their discourse, throughout their year. पूरे साल तक they should remain motivated. They should think कि ठीक है, मेरे को अभी कल जब भी क्लास में जाना है तो what is the pedagogy that I should be using? What is the new thing that I can deliver? या फिर what is the value that I can add to the student? तो हाउ इज इट दैट वी आर गोइंग टू इंसेंटिवाइज? क्योंकि अगर आप इस चीज को वेस्टर्न स्कूल्स में देखोगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो दे आर इंसेंटिवाइज्ड फॉर
यू नो फॉर कमिंग अप विथ न्यू मेथोडोलॉजीज, न्यू पेडागोजीज, उसके लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है कि ठीक है, अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा डालोगे इसमें तो आपको इसका इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. बट थिंग्स लाइक दैट डोंट हैपन हियर इन इंडिया. तो हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर कि जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं टू इम्प्लीमेंट दैट, जो कुछ भी एनईपी में लिखा हुआ है टू इम्प्लीमेंट दैट, द टीचर्स रिमेन मोटिवेटेड इनफ? व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स कैन वी डिवाइस? Yeah, so I can talk about few examples here. So I don't think there is any substantial information there publicly available, but I can state few examples that almost every state is trying this, and even at national level, there are a lot of incentive programs like annual teacher awards, all of that, and every state also have their own teacher awards, etc., for promoting the innovative best practices in the state. If I talk about my experience in Andhra Pradesh, there are multiple incentive programs that are designed and successfully worked out, right? So one such example is so teachers transfers happen quite often, at least like alternate years or sometimes even every year. So at least in AP, there is a performance point system for teachers for getting their choice of transferred school. So there were like incentives given like 2 performance points if you implement any innovative teaching style in your school. So and there are a lot of innovations also came out of this. So for instance, now even NEP talks about Diksha, right? Digital infrastructure for knowledge sharing. So that has come out from incentive structure, if I may quote it that way. So there was a teacher in AP. So before even Diksha in 2015, there was a teacher in AP who created a forum, like simple forum to exchange best practices between maths teachers. So there were like without any government order or without any officer influence, there were some 2,500 maths teachers who were like almost like we chat in social media platforms. They used to chat in this particular forum to among themselves talk about what is it that they're trying different, what are the different practices they're using. So in fact, we got to know about that in one of the workshops. And then from government level in AP, such forums are created for all subjects in 2015. So later, that is, there are more things that are added to it as part of our plan, like online courses for the interested teachers, etc. And then Diksha also came. Then we integrated that directly with Diksha. So I can confidently say that there are so many such structures available. However, there are some challenges, like these are legacy systems wherein the award process is still the same, where there are interviews, etc., where not every interested teacher might be willing to participate. But these simple tweaks like linking it with their transfers, etc., will create that buzz and interest. And in Diksha also they adopted, the government of India adopted some practices like champion states, and then giving awards for teachers, especially NCRT CIET wing. They give ICT awards for teachers every year, national awards. So there are such existing structures already available in our country as well. I'm not sure if there are enough monetary awards, but I personally I believe teachers are already given good salary, and I think what motivates them more is not just something monetary, but some recognition, right? So like every Republic Day, every Independence Day, every Teachers Day, every Children's Day, I have seen multiple states announcing awards like this, or facilitating good teachers. Right. Got it. तो द रिकॉग्निशन का पार्ट आपने कहा, ठीक है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं इस शब्द को सही नहीं यूज कर रहा हूँ. विल ग्लैमराइजिंग हेल्प? विल ग्लैमराइजिंग टीचर मतलब टीचिंग एंड ओवरऑल टीचिंग में आप क्या कर रहे हो? जैसे अभी करंटली एक स्कूल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला मिस्टर दिसरे को फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है. तो उनका जो है काफी कुछ मतलब सबको पता चला कि ही इज
इनको इतना पैसा भी मिला, एंड देन ही इज डन दिस गुड वर्क, ठीक है, कि इन्होंने ये काम किया हुआ, उन्होंने ये ऐसे टेक्स्ट बुक्स ट्रांसलेट किया हुआ, ये सब हुआ। तो थोड़ा जो एक जैसे ये वर्ल्ड मीडिया में उस चीज को थोड़ा एक ग्लैमराइज किया गया। तो मैं उषा मैम आपको पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा ग्लैमराइजिंग जो है वो करना, क्या वो हेल्प करेगा? देखिए, अब आप उसे क्या नाम देते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वो एक तरह का इंसेंटिव आप समझ सकते हैं, लेकिन उस चीज को हम ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं। ग्लैमर वर्ड को लेकर जो कोनोटेशन है वो बहुत डिफरेंट है। जी। और अगर उस वर्ड को कोनोटेशन के साथ हम एजुकेशन फील्ड में लेकर आते हैं, जरूरी है कि जो टीचर्स को इंसेंटिव मिलते हैं या हम टीचर अवार्ड्स रखते हैं, वो कहीं ना कहीं फायदा तो करता है, लेकिन हम कहीं एक अनहेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ये एक एक्नॉलेजमेंट का सवाल है, ये एक रिकग्निशन का सवाल है, और ये अच्छी बात है कि उसके जरिए, उसके माध्यम से जो टीचर्स का काम है, टीचर के बारे में तो पता चलता है, लेकिन टीचर का जो काम है बेसिकली, जिसकी वजह से उन्हें ये अवार्ड मिला, ये पुरस्कार मिला है, वो काम एक पहचान में आता है, जहन में आता है। और अगर आप अपनी ही बात को शुरू में जो आपने कहा कि जब हम फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पर चीजें ढूंढते हैं तो हमें मिलती नहीं है, जी, है ना। जी, जी, और जी, अगर मान लीजिए कि उसी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी को करने वाले को अवार्ड मिलता, हाँ, और बहुत सारे टीचर्स को ये एक्नॉलेजमेंट मिलता या रिकॉग्निशन मिलता, तो वो स्टेट अवार्ड भी हो सकता है, वो कोई भी अवार्ड हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी तरह के कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नेशनल लेवल पर ही हो। तो फिर आपको चीजों को खोजने में ज्यादा आसानी होती, तो आपको चीजें पता चल जाती है कि अच्छा यहाँ पर इतना अच्छा काम हो रहा है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी को लेकर। तो फिर हम नेशनल लेवल की जो एक टीचर एजुकेटर हैं उनसे ना बात करके हम क्यों ना सीधा स्कूल टीचर से बात करें जिनके काम को इतना सराहा गया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फायदा तो करती हैं, और नुकसान इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हमें कुछ और जरिए भी सोचने होंगे, जहां हम जो टीचर्स का बेहतरीन काम है हम उसे एक्नॉलेज कर सकें और उनकी मदद कर सकें, और ये तय कर सकें कि अगर ये सब इंसेंटिव नहीं भी है तो भी एक टीचर का जो प्रोफेशन है, एक उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो काम है, हम उनमें वो कैसे मोटिवेशन लेकर आ सकें। तो जो पूरा मामला है वो दरअसल मोटिवेशन का मामला है, हम कैसे मोटिवेट करें। और ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स खराब हैं, ऐसा नहीं है कि सारा सिस्टम खराब है। हम जब भी बात करते तो बहुत एक्सट्रीम में हम जाके बात करते, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेकार है और सब कुछ बदल देना चाहिए, और ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो जहाँ रहते हैं वो इस पूरे देश के अलग अलग सुदूर इलाकों में काम करते हैं, जहाँ शायद पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जहाँ जंगल जंगल पार करके पानी के लिए जाना पड़ता है। और खुद चिकलधरा में ही ऐसी जगह है कई कि आप बहुत दूर जंगल में जाएंगे तब जाकर आपको एक हैंडपंप मिलेगा, और फिर पता चलता है कि उसमें भालू का भी डर है। तो वहां जो टीचर्स काम कर रहे हैं वहां तक सबकी नजर नहीं पहुंचती है। तो ये जो कम्युनिटी है इसे स्कूल को ओन करना चाहिए। ये जो कम्युनिटी है इसे ही टीचर्स को भी ओन करना चाहिए, कि जो उनकी कम्युनिटी के स्कूल में पढ़ाते हैं वो उनको एक्नॉलेज करे, वो उनका रिकॉग्निशन दे, वो उन्हें इंसेंटिव दे, और फिर उनके काम की सराहना करे, और उसको डिसेमिनेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये एक पूरी चेन है, और तो ये चेन हमेशा काम करती है। तो ऐसे और जरिए हमें खोजने पड़ेंगे। और देखिए, मैं ये मानती हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि टीचर होना एक अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। टीचर होना महज स्कूल के जो 5.5 घंटे हैं वहां नौकरी करना या काम करना, पढ़ाना नहीं है। मेरे लिए तो टीचर 365 दिन और 24/7 का टीचर है। फिर आप अपने उस दायित्व से अलग नहीं हो सकते हैं। और अगर आपने हाल फिलहाल में अगर चौक एंड डस्टर फिल्म देखी हो तो बहुत खूबसूरती से एक टीचर का जो ड्यूटी है, एक जो टीचर गिरी है, उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है। तो ये समझ में आता है कि अगर मेरे लिए कोई इंसेंटिव नहीं भी है तो भी जो मेरे भीतर जज्बा है, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा धर्म है, कि ठीक है मुझे बच्चों के लिए ही अल्टीमेटली काम करना है, तो ये काम कैसे होगा। तो जब बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा स्नेह प्यार और मिलता है, और तो टीचर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड वही है कि उसके बच्चे, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो लर्नर्स हैं, वो उनके काम को एक्नॉलेज करते हैं, वो उसे अप्रिशिएट करते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद भी करते हैं। तो अगर हम आज से पहले वाले सिस्टम पे जाके देखें,
जो बहुत पुराना, जो एशियंट पैटर्न था एजुकेशन का, तो वहाँ जो टीचर है, जो गुरु है, उसका स्थान सबसे ऊपर है, और कम्युनिटी है वो उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और आज भी गांव में ऐसा है कि मुझे याद है मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल बेल्ट है, तो उस ट्राइबल बेल्ट में जो गौंड जाति है, उसने अपनी जमीन दी है, आप हमारी जमीन पे स्कूल बनाइए हमारे बच्चों के लिए। सोचिए, तो ये जो पुरस्कार अवार्ड की जो दुनिया है, उससे कहीं ना कहीं फायदा तो होता है, लेकिन हमें और ऐसे रास्ते इजाद करने होंगे जहां हम देश के जो जितने लाख टीचर्स हैं, लगभग 42-43 लाख टीचर्स हैं, हम उनके काम को भी सराहा पाएं, उनके काम से फायदा उठा सकें, और उनके काम से अपने लिए सबक ले सकें, और उनको ड्यू रिगार्ड दे सकें। तो ये बहुत जरूरी रहेगा। जी जी। मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने आपकी बात का सही सही जवाब दिया होगा। हाँ जी मैम, काफी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया मैम। एक मेरी तरफ से लास्ट सवाल, ठीक है, फिर हम वी विल देन मूव टुवर्ड्स क्लोजिंग। सत्या सर, आपके लिए सवाल है, पूछना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मेनी ऑफ द पीपल, उनके लिए टीचिंग एज अ जॉब इज अ सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, ठीक है, कि समझो अगर एक एमएनसी में अच्छी जॉब नहीं मिली, या फिर जो वो करना चाह रहे थे, यूपीएससी करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं अभी थोड़ा टीचर बनना मेरे लिए पॉसिबल होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा उसका नॉलेज ले लिया है। तो हाउ डू वी एंश्योर कि सम वेरी क्वालिटी टीचर्स, ऐसे टीचर जो सच में अंदर से जैसे मोटिवेटेड हैं, हम कह रहे हैं कब से, तो हाउ कैन वी मेक टीचिंग एज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर देम एज अ प्रोफेशन? I think very difficult question. But yeah, I've been part of many teacher trainings where the new teachers after induction, they're newly come, right? I hardly see any teacher who is not motivated enough when they're just into the profession. But I think as time goes on, the slackness in the system also will get to the teacher. So imagine if you are very passionate about your job, being a teacher, you became a teacher. So you join, you get to a school there every day on daily basis. Apart from teacher, you also have 10 other tasks to do. So your district collector might be interested in doing something related to toilets in your school. So it is the same teacher who ends up collecting the data for that. And at the same time, government of India will have some scheme, state government will have some scheme. So from what I understand, teachers are not just being utilized for teaching. So end of the day, for system, he or she is nothing but another resource in that institution, if you consider school as one institution. So things like this might demotivate them over a period of time. But I think it's fair in any job that you get to do probably 60 to 80% of what you actually want to do, and the rest of it you can't help it. But I think over time this builds up for teaching as a profession, especially in public schools. So they're also into election duty, they're also into any random duty during COVID, when schools are shut down. So all these factors might demotivate it as teacher as he or she is in his profession. But I still feel there are very interested and very passionate teachers who, against all these odds, still try to do really good work with the support of community or in the school, right? So yeah, probably I didn't answer your question directly, but this is something that I personally feel and observed in the teacher ecosystem. So there are, if I may add a bit there, so government are also trying new administrative checks. Like for example, if you talk in AP or Telangana, there is this biometric attendance to ensure that those 10-20% teachers who are not really interested in teaching or who has some other work, they are also now bound to be at least in the school thanks to biometric attendance. But there is still no
clear evidence that if they are teaching really with their hearts in the classroom, but they are at least coming to the school. But there are also, like I was mentioning, there are other duties for teacher like this midday meal or everything, right? राइट राइट राइट। उषा मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैं तो बस इतना सा ऐड करना चाहूंगी कि टीचर बनना सबके बस की बात भी नहीं है। अगर कोई चाहे कि मैं, मेरा पैशन है, या कोई कहे कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले बच्चों की दुनिया में दाखिल होने के लिए बच्चा होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है, ये महसूस होता है और ईमानदारी से महसूस होता है कि हमें कुछ करना है, तो फिर अब हम टीचर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, सबको टीचर बनना पसंद भी नहीं है और सबको टीचर से शादी करना भी पसंद नहीं है। मैंने लगभग 10 साल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम किया है, नौकरी नहीं की है, काम किया है। तो वहाँ जब जो डाइट करते हैं, दिल्ली एससीईआरटी के डाइट है, डाइट मोती बाग, वहाँ मैंने 10 साल पढ़ाया है। तो वहाँ ऐसे बच्चे आते हैं, यंग जनरेशन है, जो 12वीं पास करने के बाद डिप्लोमा करते हैं, ईटी का डिप्लोमा, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का डिप्लोमा करने आते हैं। तो अक्सर उनके सामने यही बात होती है कि अच्छा ये क्यों आ रहे हो? तो हमारा मन नहीं था, हमें तो जबरदस्ती कहा गया है कि कर लो। लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि नहीं कर लो, शादी हो जाएगी तुम्हारी अच्छे से, तुम घर भी चला सकती हो, नौकरी भी कर सकती हो, तुम्हें पैसा भी मिलेगा। ये बात लड़कियों के लिए सही है। अब बात आती है लड़कों पर, तो लड़कों को भी ये पसंद नहीं है टीचर, कि कोई शादी नहीं करता है, कोई लड़की शादी नहीं करती है, कोई फैमिली तैयार नहीं होती है। लेकिन उनके लिए साइड बिजनेस होता है कि कहीं कुछ पैसा कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है बहुत जल्दी, तो हम चलो 2 साल की तो बात है, हम टीचर बन जाते हैं। कोई लाख चाहेगा तब कोई जाके फेल होता है, वरना तो कोई फेल भी नहीं होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, वो टीचर को जितना हम रिगार्ड हमें देना चाहिए, हम दरअसल उतना रिगार्ड नहीं दे पाते हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखते हैं तो टीचर की बहुत वैल्यू है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत उनका आदर है। लेकिन हमें लगता है कि जो टीचर है वो सबसे लास्ट में है, और वो भी स्कूल टीचर। तो अब आप किसी आईटी में काम करते हैं और वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ के प्रोफेसर हैं, तो आपका एक रुतबा होगा। लेकिन जैसे ही पता चलेगा अच्छा आप किसी स्कूल के प्राइमरी टीचर हैं, तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आपको लोग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक सिर्फ देखेंगे। तो ये अल्टीमेटली, ये जो हमने ये एक इमेज बनाई है हमने अपने देश में अपने टीचर की, वो हम ही लोगों ने बनाई है। और हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि जो बच्चों के जीवन के फॉर्मेटिव इयर्स हैं, वहाँ जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो प्राइमरी स्कूल के या प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, और जिसकी वजह से बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो बढ़ती है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो ग्रूम करता है बच्चा बहुत ज्यादा। तो हम उसी को कम तवज्जो देते हैं। और अगर हम टीचर जिस लेवल पे पढ़ाते हैं, जिस एज ग्रुप के साथ वो काम करते हैं, अगर उस एज ग्रुप को ध्यान में रखकर उसकी जो जटिलताएं हैं, उसकी जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उन सबको ध्यान में रखें, और जितना हम उसकी सैलरी इंक्रीज करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि जो सचमुच टीचर बनना चाहते हैं वो इस प्रोफेशन में, इस नोबल प्रोफेशन में दाखिल होंगे। खुद अपने आप में टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम जो एंट्री लेवल है वो बहुत रिगरस होना चाहिए, ताकि इसमें वही लोग आ सकें जो सचमुच बच्चों से एक जुड़ाव रखते हैं, जो सचमुच बच्चों को बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। तो जब मैं ये बात कह रही हूँ कि बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि बच्चे खराब हैं। एक अच्छा बेहतर इंसान बनना, एक उसमें संस्कार शामिल होना, क्या सही है क्या गलत है इसमें फर्क करना, सही का साथ देना, गलत के लिए खड़ा होना, सवाल उठाना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो असल जिंदगी में काम आती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन उसी समय ये बात भी सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता कि उनके अंदर वो टीचर बनने के कीटाणु मौजूद हैं। तो एप्टीट्यूड को मैं कीटाणु कहती हूँ। तो वो टीचर बनने के कीटाणु उनके अंदर मौजूद हैं, बस उसे पनपाने की जरूरत है। उन्हें वो अपनी जो क्षमताएं हैं उनकी पहचान कराने की जरूरत है, और इस प्रोफेशन को बहुत ही रिगरस बनाने की जरूरत है। और हम टीचर्स का सम्मान करें। आप देखेंगे धीरे धीरे लोग टीचर बनना पसंद करेंगे। तो लोग क्या बनना पसंद करते हैं, ये निर्भर करता है कि समाज किसे वैल्यू करता है, किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करता है, तो हम वही बनना पसंद करते हैं। हम डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, हम इंजीनियर बनना पसंद करेंगे। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर्स को जो बनाते हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर्स बनाते हैं, तो हम उस स्कूल के टीचर्स को तो भूल ही जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम
हम ही सोसाइटी है, हम ही देश है। तो देश और समाज कुछ अलग नहीं है, जो कुछ है सो हम है, और हमारा ही किया हमारे सामने आता है। तो फिलहाल तो मुझे those things out. गिरी जी इतना ही But I would like to take this opportunity to thank Usha ma'am, Satya sir to just take out time and share this information. काफी अच्छा डिस्कशन रहा, एंड मैंने तो इतने सारे नोट्स लिए बिहाइंड द सीन्स की, मतलब काफी सीखने मिला. सो थैंक्स अ लॉट. गिरीश, आई विल जस्ट थैंक यू. सलील, मुझे नोट्स भेज दीजिएगा। Yes, yes. Okay? Yes.